ये अलग से रिकॉर्ड करके मैं बोल रहा हूँ। तो एक बंदे को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड मेंशन नहीं कर सकते लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मैं इस चीज़ को रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जितना मेरे को किसी भी तरीके से सपोर्ट मिलता है तो मैं उसका ज़रूर डबल का डबल पे करूँगा। मुझे पता है आप वापस तो नहीं लोगे उस चीज़ को, कौन ही वापस लेगा कि अरे वापस दे दे, हाँ मुझे पता है। लेकिन जितना भी मुझे मिल रहा है मैं उसका डबल किसी न किसी तरीके से ना पे करूँगा। आपको नहीं, किसी जैसे होता है ना, किसी डिज़ास्टर में किसी फँसे लोगों को पे करना हो गया, किसी फ्लड में फँसे लोगों को पे करना हो गया, अर्थक्वेक में पे करना हो गया, अपने अपने एरिया में किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ गई किसी को, उसको पे करना हो, मैं ज़रूर करूँगा। मैं ज़रूर उसका पे करूँगा, ठीक है? तो बस इसी चीज़ के लिए मैं हो जाएँगे मेरे पास भी कभी न कभी ज़्यादा सब्सक्राइबर, जब मेरी भी अर्निंग आने लग जाएगी, तो बस इसी चीज़ का है। हुँ, ठीक है। एमजे रिवर्ब सोसाइटी, वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 145 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि यहाँ पे फेंगयुआन की बात हो रही थी। फेंगयुआन तो भाई ब्लड पेन कंपटीशन छोड़ के यहाँ पे आ गया था, उसे मैसेज तक भेजा गया लेकिन उसने तो सीधा मना कर दिया। वो सीधा अपना रिफाइन करने में पड़ा हुआ है। क्या रिफाइन कर रहा है? अपना जो उसके पास ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस है उसको वो बना रहा है, कन्वर्ट कर रहा है रेड डेड इमॉर्टल एसेंस में, क्योंकि बंदा अब रैंक 7 पे जा चुका है तो उसे सारा का सारा रेड डेड बनाना पड़ेगा। तो वही काम में वो बिज़ी चल रहा था और उसका जो मेन मकसद था वो ब्लड प्लेन में जाना तो था ही नहीं। उसने बोला था उसे लियो ट्राइब में जाना है, क्योंकि लियो ट्राइब तो यहाँ पे बिज़ी चली है ब्लड प्लेन में, वहाँ जाके शायद अटैक करेगा, कुछ लूटा-मारी करना चाह रहा था भाई अपना। और मेन प्लान तो उसका है साउथर्न बॉर्डर जाने का, लेकिन वो चीज़ कैंसल हुई पड़ी है क्योंकि साउथर्न बॉर्डर में जो ड्रीम रेलम है भाई, उसके ऊपर बहुत टाइट फॉर्मेशन ये सब लगा रखा है ताकि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि क्या करे, मतलब कोई आ ना सके, ऐसा है वहाँ पे। इसलिए वो उधर छोड़ के वो लियो ट्रैप जाना चाह रहा है। अभी चला गया है, देखते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। नॉर्थर्न प्लान्स बोन ब्यूरल फील्ड, यहाँ हर जगह सफ़ेद हड्डियाँ का एकदम ढेर पड़ा हुआ था। कुछ इतने बड़े थे जैसे छोटी-छोटी पहाड़ियाँ और कुछ तो चोटी एकदम भाई ऊँची-ऊँची थी। ज़्यादा हड्डियाँ एकदम भाई धूप और हवा से सफ़ेद पड़ चुकी थी। बस मजबूत और पुरानी डेसोलेट बीस्ट की जो हड्डियाँ थी वही बची थी, बाकी सब तो थोड़ा बहुत वैसी हो गई थी खराब-सी। कुछ हड्डियाँ अलग रंग की भी थी, जैसे कुछ चमकदार पीली थी, कुछ पर्पल जैसी ज़हर वाली निकल रही थी। ये ल्यू होंग एक रैंक 6 एन्स्लेमेंट पाथगो इमॉर्टल था, ल्यू ट्राइब का एक मेंबर। इसका सीन दिखाते हैं। वो अपने 6 बोन आर्मर हाउंड्स के साथ बोन ब्यूरियल फील्ड में घूम रहा था, नई हड्डियाँ ढूँढने के लिए। वो सोचता है, ये सफ़ेद हड्डी स्नेक की लगती है, यूज़लेस है। दूसरा कहता है, ये पॉइज़न वाली है, डॉग्स मर जाएँगे यार, नहीं ये भी नहीं चाहिए। तीसरा देख के कहता है, ये वाली परफेक्ट है, स्टील स्किन जायंट लिज़र्ड की हड्डी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लग रही है। काफ़ी देर तक इंस्पेक्ट करके वो एक 6 हाउंड के अलग-अलग जगह मतलब दे बैठा देता है और खुद एक बड़े स्कल पे बैठ जाता है। यानी एक फॉर्मेशन टाइप का बनाता है जिसपे हर फॉर्मेशन के लोगों को बिठाने की जगह भाई ये हाउंड्स को बिठा देता है। ये बीस्ट लोग होते हैं उनको। और कहता है नाइस वेदर, कूल ब्रीज़, नो क्लाउड्स, चिल, अब बढ़िया है यहाँ पे। अचानक वो महसूस करता है, कहता है हैं? ट्राइब ने एक इन्फॉर्मेशन गू भेजा है। उसके दिमाग में तुरंत एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। ट्राइब के लेटेस्ट अपडेट, कुछ रूमर्स और ब्लड बैटल, ये जो कॉम्पिटिशन चल रहा था उसकी न्यूज़ भी थी। यहाँ पे ल्यू ल्यू योंग पढ़ता है, कहता है मोरोंग गैंग ने 8 लोगों को हरा दिया, स्ट्रॉन्ग बंदा लग रहा है पर हर फाइट के बाद 2 घंटे का रेस्ट भी लेता है। ये ल्यूई क्वांगशिंग को चू सेट के एल्डर ने पीछे मतलब मार भी दिया और बड़ा चीप मूव था यार, पीछे से मारा है ये लोग कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? पता नहीं। अब इतना वो सब पता चल गया था। अब ये ल्यू योंग और सोचता है, कहता है अच्छा ये फेंग युआन मतलब इसे पता नहीं फेंग युआन, ये तो ल्यू गुआंग की कोई फेंग युआन समझते हैं, ठीक है? तो फेंग युआन का पता नहीं है, ये आइडेंटिटी छुपी हुई है। पूरा नॉर्थर्न प्लेन्स में फ़ेमस हो गया है, इवन सेंट्रल कॉन्टिनेंट में उसका नाम हम जानते हैं कितना ऊँचा है। मैं स्लेवेंट पाथ वन ऑन वन फाइट में कैसे फ़ेमस बनूँगा? एक दिन अगर मैं लिu गुआंगी को हरा दूँ और चूडू का चैलेंज करूँ, तो शायद कुछ बात होगी। तभी बूम आवाज़ आई, ज़मीन एकदम काँप उठी। लियू होंग शॉक में आ गया। कहता व्हाट द हेल, कोई अटैक कर रहा है? ये तो हमारे लियू ट्राइब का एरिया है ना, कैसे? वो हवा में उड़कर देखता है। डिफेंसिव फॉर्मेशन टूट गया था। लियू वोंग गुस्सा करता है, कहता है किसकी हिम्मत थी? ये हुआंगजिन ट्राइब का टेरिटरी है। लकी अटैकर मुझसे टकरा गया, अब तू भुगतेगा भी देख। पर तभी उसकी आंखों के सामने एक ड्रैगन आता है। एक एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन, सफ़ेद आंखें, तेज एकदम शाइनी वाले स्केल्स और मैसिव क्लॉस और चिल्ड एकदम टीथ। और वो बोलता है, ड्रैगन कहता है ओह! एक लियो ट्राइब का बंदा, गुड, ईज़ी टारगेट। लियो वोंग का मुँह खुला रह जाता है। वो कहता है ये क्या? लियो गुआंग ही?
उसका अंदर एकदम भाई पैनिक भर जाता है, कहता है काम डाउन, लिu वांग तू शांत हो जा, तू इसे हरा देगा, कर लेगा तू कर लेगा। पर दूसरी आवाज़ आती है, क्या काम डाउन, ये तो वही फेंग युआन है, लिu गुआंग ओल, इसके मतलब इसने ही कुन शिन को मार चुका है ये बंदा। अब इसे फेंग युआन की आइडेंटिटी नहीं पता, ये लिu वांग ही कोई फेंग युआन कर रहा है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना। फिर वो अपने आप को समझाता है, कहता है वेट, वो चूसट का राइटियस एल्डर है, वो बिना वजह के अटैक नहीं करेगा, राइट? अब वो ये सोच रहा है कि शायद कुछ बातचीत से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन इसे पता नहीं फेंग युआन इसे मार के इसको सब भाई इसका काम तमाम करना। अब यहाँ पे लिu वोंग के दिमाग में ना एक आवाज़ चिल्लाई, वो कहता है, "बता, अगर लिu गुआंग इतना राइटियस है तो ब्लड कंपटीशन में क्यों नहीं गया? ये हमारी लिu ट्राइब का डिफेंसिव फॉर्मेशन तोड़ के यहाँ क्यों आ रहा है? इसके कुछ इविल प्लान्स है।" ये अपने आप से ही मतलब बके जा रहा है, अपने दिमाग में चिल्लाया जा रहा है। इसे समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा राइटियस है या इविल है, क्या है? लिu वोंग का नाम भले योंग था, करेज हो, पर इसके अंदर करेज वाली बात नहीं थी। लिu वोंग घबराकर कहता है, "लॉर्ड लिu, आप हमारे लिu ट्राइब में क्यों आए हो?" फेंग युआन स्लो टोन में कहता है, "ऑफ कोर्स, इस टू बस इतना बोलता है और लिu वोंग कहता है, "क्या इस टू क्या इस टू क्या?" अगले ही सेकंड जवाब मिलने से पहले ही आवाज़ आवाज़ क्या अटैक होता है, ड्रैगन ब्रेथ। एक व्हाइट फ्लैश में फेंग युआन का अटैक उस तक पहुँचता है, बूम! लिu वोंग का पूरा बॉडी खत्म, ब्लड, सफ़ेद हड्डियाँ सब भाई, ऐसा अटैक था ना भाई कि हड्डियाँ तक दिख रही थी। उसका डेड फेस अभी भी शॉक में था, आँखें खुली की खुली रह गई थी। फेंग युआन अंदर से सोचता हुआ कहता है, यूज़लेस बंदा, इसको 1 सेकंड में मार दिया, इसका थंबनेल बनाना पड़ेगा लग रहा है। वांग जिन ट्राइब ज़्यादा दिन से मतलब पावर में नहीं रहेगी। अंदर से सब अब सैड भी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अब अंदर से ना सब सड़ गए हैं, बिल्कुल एशियन सेक्ट जैसे। यानी ये कहना चाह रहा है ना, होता है ना जब बंदे बहुत ज़्यादा पावर में रहने लग जाते हैं, सोचते हैं कि अब हमें कोई नहीं हटा सकता, तो धीरे-धीरे उनके अंदर ना घमंड, एरोगेंस बढ़ जाती है, उन्हें ऐसा लगता है जब उन्हें कोई हटा ही नहीं सकता तो क्या होगा? ऐसा तुमने नेपाल के साथ देखा होगा, वही सीन हो गया इनका भी। तभी वूफ-वूफ आवाज़ आती है। 6 बोन आर्मर हाउंड अपने मास्टर के पास भागते हुए आए। उसके कॉर्प्स के आस-पास खड़े हो गए, प्रोटेक्ट करते हुए, जैसे वो वापस मतलब अभी उठ जाएगा और इनको बोलेगा जाओ अटैक करो फेंग युआन पे। फेंग युआन थोड़ा-सा इम्प्रेस्ड हो गया, कहता है, हैं? बीस्ट के साथ इसने इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाई थी, पर इनमें दिमाग ही नहीं है, क्या कर लेंगे ये मेरे अगेंस्ट? वो मुस्कुराया और नीचे आता है और एक ही शॉट में फाइट सब खत्म, मार दिए सारे कुत्ते। 1 घंटे बाद 6 अनकॉन्शियस बोन आर्मर हाउंड उसके सवेनियर रिमोटर प्राइमेसी में पड़े थे। अच्छा, इसने मारा नहीं, छोड़ दिया, लेकिन अपने पास कब्जे में ले लिया। ये फेंग युआन के काम के थे। कुछ डेसोलेट बीस्ट डॉग चाहिए थे अपने डॉग शिट लक इमॉर्टल गो के लिए, तो ये काम के थे। साथ ही बोन ब्यूरियल फील्ड में पड़े हज़ारों बीस्ट कॉर्प्स भी वो कलेक्ट कर लेता है। सबकी हाई वैल्यू आइटम्स थे, तो ले ही लिए। लिu योंग के कॉर्प्स भी सील कर देता है, उसका इमॉर्टल प्राइमेसी भी ले लेता है। परफेक्ट लूट थी। फेंग युआन एनालाइज़ करते हुए कहता है, एन्स्लेमेंट पाथ वाले का सोल नेचुरली स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अभी तक ये वीक वीक है, लेकिन ज़िंदा है इसकी सोल। वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। पीछे बचा था क्या? बचा था बस टूटा हुआ डिफेंसिव फॉर्मेशन, खाली खाली पड़ा हुआ बोनफील्ड, यानी बोन ही नहीं है बोनफील्ड में, और लिu वोंग का आधा बॉडी। फेंग युआन एक्साइटेड था, कहता है नेक्स्ट स्टॉप होगा लिu ट्राइब का जेड लाइट पिट। उसकी आँखों में एक थ्रिल चमक रही थी। मर्डर करके भी वो रुकता नहीं, अब नेक्स्ट टारगेट उसका रेडी था। एज़ दे से, वन्स यू टेस्ट अ ब्लड, द किलिंग इंटेंट ओनली ग्लोज़। यानी समझ रहे हो? एक बार तुमने खून चख लिया तो तुम्हारे अंदर बस उसका उसका वो क्या कहते हैं, मेरे को हिंदी का मतलब ही नहीं, हिंदी नहीं याद आ रही उस वर्ड की। कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब फेंगिवन अपने एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन फॉर्म में फुल पावर और नो मर्सी मोड में था। यानी भाई फुल अब मार काट के मूड में है। भाई के अंदर आ चुका है मतलब थोड़ा बराबरी करने का स्पेक्ट्रल सोल डीमन वल्नरेबल से। भाई उसकी तरह ही हो रहा है थोड़ा। वूश आवाज़ आई। एक फिगर आसमान में लाइटनिंग स्पीड से क्रॉस करता है। वो था फेंगिवन अपनी एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन फॉर्म में। वो स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल को यूज़ करके फ्लाई कर रहा था। स्पीड इतनी क्रेज़ी थी कि हवा में एकदम भाई होता है ना जब साउंड बैरियर टूटता है तो कैसे भट्ट आवाज़ आती है। बुलेट की साउंड सुनी होगी तुमने जब पटाखे फोड़ती है, वैसे टाइप की। फेंगिवन सोचता हुआ कहता है, मेरी स्पीड नॉर्थर्न प्लेन्स में टॉप टायर है। हुई फेंगज़ी तो फास्टेस्ट है, पर चूडू से अब मैं काफ़ी आगे हूँ, यानी चूडू से फास्ट हो गया है। हुई फेंगज़ी एक टाइम पे रैंक 8 गो इमॉर्टल से भी बच गया था, मतलब लेजिट वो फास्टेस्ट बंदा था पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स में। पर अब फेंगिवान के दाव मार्क एम्प्लीफिकेशन यूज़ करके इसकी स्पीड भी रॉकेट जैसी हो चुकी है। फेंगिवान सोचता हुआ कहता है, रैंक 8 इमॉर्टल से कम्पीट नहीं कर सकता। अगर वो चेस करे तो शॉर्ट टाइम में बच सकता हूँ, पर लॉन्ग चेस में वो भाई मुझे पकड़ ही लेंगे। उनके पास स्पीड नहीं है, लेकिन टेलीपोर्ट हो जाएँगे, लॉन्ग रेंज अटैक भी कर देंगे। वो कैलकुलेट करता गया। अभी मैंने लियू ट्राइब का बोन ब्यूरियल फील्ड डिस्ट्रॉय किया है, लियू लियू वोंग को मार दिया। उसने रिपोर्ट भेज दी होगी, मतलब अब चेस स्टार्ट होने वाला होगा मेरे पीछे।
पर उनके स्ट्रॉन्ग फाइटर सब सारे के सारे ब्लड प्लेन बैटल कंपटीशन में बिज़ी हैं। तब तक मैं उनके जेड लाइट पिट पे अटैक कर सकता हूँ। जब तक वो समझेंगे तब तक लूट चुका हूँगा। फेंगयुआन के पास ऑलरेडी इन्फो था, लियो ट्राइब के रिसोर्स पॉइंट सबको पता थे। वो खुद अपनी पावर दिखाने के चक्कर में इन्फो लीक करते थे। जेड लाइट पिट में उनकी जेड लाइट पिट में फेंगयुआन का इंटरेस्ट था, क्योंकि वहाँ पे ना मिलते हैं फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स और डार्जलिंग लाइट गो, जो उसके एटीट्यूड गो को फीड करने के काम आते हैं। फेंगयुआन फोकस था, कहता है बस ये डार्जलिंग लाइट गो मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, यानी मेरा प्लान सॉलिड हो जाएगा। वो हाई स्पीड से साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा था। टाइम बड़ा कम था, इसलिए स्पीड ज़्यादा थी। आगे एक बड़ा क्लाउड लेयर दिखा। फेंगयुआन स्माइल करते हुए कहता है परफेक्ट, इसके अंदर शायद मेरे जेड पिट है, और मैं घुस भी जाऊंगा। अगर गार्ड केयरलेस हुआ तो शायद स्नीक अटैक करके मार भी दूं। वो क्लाउड के अंदर घुस गया, पूरा बॉडी कवर हो गया, पर रियलिटी कुछ और ही थी। जेड लाइट पिट में लियो लू, एक यंग लुकिंग गो इमोर्टल, अलर्ट खड़ी थी, यानी पहले से अलर्ट थी। लियो लू शॉक में कहती है एनिमी, ये तो लियू गुआंग ही है। वो तुरंत समझ गई अटैक हुआ है। लियो लू कहती है मैं भाग नहीं सकती, ड्रैगन बहुत फास्ट है, मुझे बस टाइम गेम करना है। ब्रदर सेम मी। उसने चांट करा, जमीन फट गई, डजन्स ऑफ वाइन्स और ट्री जेड निकलने लग गए। एक ह्यूज फॉरेस्ट का बैटलफील्ड बन गया। फेंगयुआन ऑब्जर्व करते हुए कहता है हैं, रैंक 6 वुड पाथ, ये तो फॉरेस्ट एक इमोर्टल वाला वो है ना, फॉरेस्ट टाइप का बैटलफील्ड क्लियर मूव यूज कर रहा है। थोड़ा ट्रिकी होगा लेकिन ज्यादा भी नहीं। वो नोटिस करता है कि वो गायब हो चुकी है, वो जो लौंडिया थी यहाँ पे। फेंगयुआन शांत टोन में कहता है लगता है ये पहले से प्रिपेयर्ड थे, लेकिन मेरे को भी कोई टेंशन नहीं है। उसने ऑलरेडी लियू वोंग की सोल से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। लियू लो और उसका भाई लियू चेंग दोनों अपने फादर के प्रोटेक्शन से इमोर्टल्स बने थे। अब शायद इनके बीच लड़ाई होगी। और लियू चेंग जो था वो अभी मड पिट साफ करने में बिजी था, इसलिए बाहर टाइम नहीं दे सकता था। लियू चेंग कहता सिस्टर मैं आ गया, सेफ हो क्या तुम? अब वो जब जैसे आया, पहले तो बिजी था लेकिन जब आया तो यहाँ पे लियू लू कहते ब्रदर पहले सीक्रेट कोड बोलो तब मैं अलाउ करूंगी कि तुम वही हो कि नहीं। लियू चेंग अंदर आया, दोनों गले मिल गए। वो जो लड़की गायब हुई थी और ये जो लड़के ने अटैक मारा था, ऐसा लड़की ने अटैक मारा था, जिससे यहाँ पे फॉरेस्ट बन गया था फेंगयुआन को कंफ्यूज करने के लिए। तो फेंगयुआन वहां बिजी है, ये लोग आपस में गले मिल रहे थे। लियो लू कहता है वो लियू गुआंगी ने जेड लाइट पिट के सारे गुवम शायद लूट लिए हैं, मैं फेल हो गई हूँ। लियू ट्राइब मुझे पनिश करेगी, लियू लियू कहती है। तो लियू चेंग कहता है चिल, मैं हूं ना, मैं उसे मार लूंगा और सब कुछ बराबर हो जाएगा। दूसरे लियू ट्राइब के गोई मॉडल आते हैं गुस्से में। पहला गोई मॉडल कहता है उसको मारो, हमारी जेड लाइट पिट लूट ली है उसने। दूसरा गोई मॉडल कहता है चेस करो, वो वहां से भाग रहा है। यहाँ पे लियू चेंग कहता है तुम दोनों जाओ, मेरी सिस्टर को एस्कॉर्ट करूंगा। एक गोई मॉडल कहता है अगर हम अभी नहीं चले तो पकड़ नहीं पाएंगे। लियू चेंग कहता है अगर मेरी सिस्टर को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों से नहीं, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। लियो लू कहता है, लियो लू कहती है ब्रदर तू बेस्ट है यार, यानी ये कह रहा है, ये कह रहा चाह रहा है मेरी सिस्टर को बचाओ, वो कह रहा है कि फेंगयुआन के पीछे भागो। अब फेंगयुआन का सीन दिखाते हैं। फेंगयुआन यहाँ पे कुछ सोच रहा था, सोचते हुए कहता है लियू योंग जिसको भाई ने मारा था, वो कहता है लियू योंग ने बोला था अगर लियू ट्राई मुझे पकड़ना चाहती हो तो वो लियू चेंग को भेजेंगे, पर वो लाइट पाथ गो इमोर्टल है, उसका इमोर्टल प्राइमेसी में ले नहीं सकता, रिस्क लेना बेकार होगा। एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन फॉर्म में फेंगयुआन वेस्ट साइड से इधर से उधर जा रहा था और साथ ही लियू योंग की सोल भी चेक कर रहा था साथ ही साथ। वो डिसाइड करता है कि रिट्रीट करने का, फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम होगा फाइट करने से, इसलिए भागे जा रहा था। पर जब वो पीछे हटा, उसे एक लियू ट्राइब गो इमोर्टल भी नहीं मिला, यानी कोई भी नहीं मिला। उसे पता नहीं कि लियू चेंग अपनी सिस्टर को एस्कॉर्ट करते हुए डिले कर गया या क्या हुआ पता नहीं चला। फेंगयुआन ताइक्यू क्रॉस करके लांग या ब्लेसलैंड लौट आया। सिक्स ईयर सोचता हुआ कहता है फेंगयुआन ने ये लियू कुनशिंग को मार दिया और बिना ईगल के उसका पावर इतना कैसे बढ़ गया कि उसने उस बंदे को मार दिया। उसके अंदर जेलेसी और फियर दोनों भर गए थे। सिक्स ईयर मन में कहता है बस ये अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल भूख से मर जाए तो मुझे मजा आ जाएगा। ये सोच रहा है अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल मर जाए बस कैसे भी। फेंगयुआन अपने इमोटर प्राइमेसी चेक करके कहता है हाँ, हेवनली क्रिस्टल कम बचे हैं, हेवनली क्रिस्टल रेयर है, मोस्टली बाइजू से ट्रेड करके लिए थे। आगे फेंगयुआन कहता चलो सेट कंट्रीब्यूशन पॉइंट से नेक्स्ट क्रिस्टल ले लेता हूँ, अगर टाइम मिला तो ईगल का ग्रोथ स्लो करने का किलर मूव यूज करूंगा। पर उसने मूव एक्टिवेट नहीं करा, रिस्क ज्यादा था टाइम कम था, इसलिए उसने मूव को यूज नहीं करा, क्योंकि हम जानते हैं ना मूव यूज करने से दिक्कत होती है। पहले जब उसने टाइम फास्ट वाला यूज करा था तो कितनी जल्दी बड़ा हो गया था ईगल, लेकिन भूख भी ज्यादा थी तो तुरंत ही मर गया था। सेम यही है कि अभी अगर कुछ करेगा तो क्या पता दिक्कत ना हो जाए, इसलिए
फिर फेंगिवा ने सुपर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से नॉर्थर्न प्लेन्स के एक कोने में चला गया। वहां लिu योंग का कॉर्प्स गिराया और उसका इमॉर्टल प्राइमेसी खोला। लिu योंग का लैंड स्पीड एक ब्लैक हाउंड था। कंडीशन सिंपल थी, 20 डेसोलेट बीस्ट हाउंड को कलेक्ट करो। फेंगिवान ने ये आसानी से कर लिया और उस ब्लेस लैंड को अपने सवीनियर इमॉर्टल प्राइमेसी में एब्जॉर्ब करवा लिया। अब उसके पास 10 से ज़्यादा लैंड स्पीड थे। स्नेक, स्टार, कोर वाली, ब्लैक हाउंड और भी अलग अलग फॉर्म्स में थे। सब अलग अलग एरियाज को हैंडल कर रहे थे और फेंगिवन उन्हें इमॉर्टल एसेंस प्रोवाइड कर रहा था, मोस्टली फॉरेन एसेंस जो दूसरे से मिला था। फेंगिवन एनालाइज करते हुए कहता है, रैंक 7 होने के बाद अगर रैंक 6 ब्लेसलैंड एब्जॉर्ब करूँ तो इफेक्ट माइनर है। रैंक 7 प्राइमेसी ही रियल बेनिफिट देंगे। प्रॉब्लम ये थी कि रैंक 7 ब्लेसलैंड रेयर थे और उन्हें नेक्स्ट करने के लिए पाथ में ग्रैंड मास्टर लेवल चाहिए था और उसके पास सिर्फ 5 ग्रैंड मास्टर पाथ थे, इसलिए ऑप्शन लिमिटेड थे। फेंगिवन सोचता हुआ कहता है, लगता है साउथर्न बॉर्डर में कुछ करना पड़ेगा, वहाँ घुसना भी मुश्किल है। डिस्गाइज परफेक्ट होना चाहिए, तभी मैं घुस पाऊंगा। इतने में नॉर्थर्न प्लेन्स में उसका नाम हर जगह फैल गया। लिu गुआंगी ने लिu ट्राइब को लूट लिया, यानी उसका नाम इतना फेमस हो गया कि भाई फेंगिवन ने अटैक करा था, हर जगह न्यूज़ फैल गई। तो अब इसकी ये वाली आइडेंटिटी भी एक तरीके से चली गई, क्योंकि भाई अब इस तरीके से भी एक वांटेड हो गया ना। राइटियस पाथ लोग गुस्से में थे। गोंग वांग टिंग ने भी चूडू से सवाल उठाया कि तू बता, कि यहाँ पे जो चूसक था वो भी शॉक में था कि ये क्या हुआ। चूडू एकदम इरिटेटेड था, कहता है, ब्रदर लियो को भाई क्या बोलूँ, उसने तो हद कर दिया। इतना अनकंट्रोलेबल बंदा है, मतलब इनसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना? तो कैसे करा जाएगा, और ये भाई कंट्रोल से बाहर है, मेरे बस की नहीं। अब आगे पता चलता है कि फेंगिवा ने सब रूल्स तोड़ दिए थे। उसके मूव ने दोनों साइड के बीच साइलेंट समझौता ही खत्म कर दिया। चूडू गुस्से में था। या हुआंग और हेवेली लॉर्ड बाइसू भी एकदम भाई थोड़े तरीके से नाराज हो गए थे, खफा हो गए थे कि अरे ये क्या कर दिया इसने। इवन ये लिu कुनशिंग की डेथ से उन्हें फर्क नहीं पड़ा था, पर जैसे ही उन्होंने ये सुना कि भाई लिu गुआंग यानी फेंगिवान ने लिu ट्राइब पे अटैक करा और सब कुछ लूट लिया, दोनों रैंक 8 इमोर्टल्स एक साथ भड़क भी गए। अब यहाँ पे या हुआंग कहता है, एक छोटी सी गलती पूरी सूप को खराब कर देती है। बाइसू कहता है, लिu गुआंग ये राइटियस पाथ का बंदा नहीं है। सीधा वर्डिक्ट दे दिया। फेंगिवान अब डीमन पाथ का था, यानी अब हर जगह मतलब बात फैल गई कि फेंगिवान डीमन पाथ का है, लेकिन असल में फेंगिवान नहीं, लिu गुआंगी। ओके। इसके बाद चूडू ने तुरंत ही अनाउंसमेंट कर दिया। चूडू कहता है, लिu गुआंगी के एक्शन सिर्फ उसके अपने थे, उसे चू सेट ने निकाल दिया है और अब वो हमारा एल्डर नहीं। फेंगिवान लेटर पढ़ते हुए कहता है, सो रेसुलेट पर पोलाइट भी है। चूडू ने लिखा था कि सोल्यूशन इमरजेंसी ही थी, मतलब क्या करे, सिचुएशन ही ऐसी है और यही सोल्यूशन है इमरजेंसी में, इसलिए उसे एक्सपेल करना पड़ा। पर मतलब सीक्रेटली फ्यूचर में तो कॉर्पोरेशन चाहता ही है ना, इसलिए। पब्लिकली दोनों अब एनिमीज थे। साथ ही बाइजू और याहुआंग ने भी अरेस्ट ऑर्डर जारी कर दिया, फेंगिवान को वांटेड बना दिया। अब तीनों साइड ने उसे ऑफिशियली बाहर निकाल दिया था और फेंगिवान का नॉर्थर्न प्लान एक तरीके से डिस्टर्ब हो गया था, प्लान फेल हो गया था। फेंगिवान मुस्कुराते हुए कहता, चूडू, बाइजू और याहुआंग सब बड़े बड़े ट्रिकी प्लेयर्स हैं, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। लिu गुआंग ही तो बस एक फेक आइडेंटिटी थी। उसका मेन बेस अब एक वेरिएंट ह्यूमन के पास था और प्लान साउथर्न बॉर्डर वापस जाना। फेंगिवान सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, साउथर्न बॉर्डर में आ रहा हूँ रैंक 7 गुई मॉडल के रूप में, क्या ये ग्लोरी के साथ रिटर्न कह सकते हैं? और अगर ये लाइन में इंग्लिश में पढ़ो तो ज़्यादा बेटर लगती है कि साउथर्न बॉर्डर, ओ साउथर्न बॉर्डर, आई एम कमिंग बैक एज अ रैंक 7 गुई मॉडल, इट्स दिस अ कंसिडर टू बी अ रिटर्निंग विद ग्लोरी। देख रहे हो लाइन? अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वाइंड जोर से चल रही थी। फेंगिवान आसमान में उड़ रहा था, नीचे ग्रासलैंड तेज स्पीड से भाई पीछे जा रहे थे। वही होता है ना, ट्रेन में बैठते तो सब कुछ पीछे जाते हुए लगता, वही था। 10 दिन के सफर के बाद उसके सामने एक ह्यूज ग्रीन रीजनल वॉल दिखी। फेंगिवान का एक्सप्रेशन चेंज हुआ, कहा कि कोई मुझे फिर से रिड्यूस कर रहा है। उसने तुरंत ही डार्क लिमिट मॉडल को यूज करा और डिडक्शन को ब्लॉक कर दिया। पिछले कुछ दिनों में फेंगिवान ने लिu कुनशिंग को मारा था, लिu ट्राइब के 2 रिसोर्स पॉइंट लूट लिए थे और लिu योंग को भी खत्म कर दिया था, इसलिए उसके ऊपर हर तरफ से डिडक्शन अटैक बढ़ गए थे। डार्क लिमिट गो पावरफुल था, पर हर यूज के बाद रेस्ट चाहिए होता था, ये रिस्क फेंगिवान जानता था। लिu ट्राइब की साइड देखते हैं, 3 गो इमॉर्टल्स एक बड़े गो फॉर्मेशन में थे, पर फिर भी फेल हो गए, डिडक्शन नहीं कर पाए। लिu चैंग गुस्से में कहता है, फिर से फेल? इमॉर्टल कहते हैं, लॉर्ड लिu चैंग, एनिमी के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मेथड है, हमारा फॉर्मेशन वीक नहीं। लिu चैंग सोचता हुआ कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ होते हुए भी इतना छुपा कैसे रह सकता है? लगता है उसके पास हेल्पर्स हैं, मे बी चूडू। लिu चैंग भाई अपने दांतों को दबा लेता है क्योंकि उसका शक चूडू पे था। लिu चैंग कहता है, लिu गुआंगी तू कावर्ड है, कहाँ छुपा है तू? पर फेंगिवान अब तक नॉर्थर्न प्लेन्स छोड़ चुका था।
ये लियू ट्राइब भी रिवेंज के मूड में थी। उन्होंने भी पावरफुल गोई मॉडल भेजे, लेकिन सब लेट हो गए। फेंगयुआन रीजन वॉल क्रॉस करके निकल चुका था। फेंगयुआन ने ली कुराइस रीजनल वॉल क्रॉस की, जहां ग्रीन फॉग और स्नेक जैसी ग्रास वेव मतलब आसपास थी। उसके सवीनर इमॉर्टल बॉडी की वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो रीजनल वॉल थी वो फेंगयुआन को एज अ पर्सन नहीं, एज अ गू कंसिडर कर रही थी, इसलिए आराम से वो क्रॉस कर गया। फिर उसने ब्लू वाटर रीजनल वॉल क्रॉस करके ईस्टर्न सी में एंटर करा, और उसका ऑरा तुरंत ही चेंज हो गया। अब वो एक ईस्टर्न सी का गोई मॉडल लग रहा था। ये सवेनियर बॉडी का स्पेशल ट्रेड था कि जिस भी रीजन में तुम घुसो, तुम उस रीजन के बंदे बन गए। फेंगयुआन क्विंग यू ब्लेस लैंड गया, जो उसने पहले लू किंग यू को मार के लिया था। वहां डक लैंड स्पीड खुशी से चिल्लाया। डक लैंड स्पीड कहता है, क्वैक क्वैक, मुझे पता है मास्टर, मुझे नहीं भूले। फेंगयुआन ने उसे काम किया और कुछ दिन रेस्ट किया, जब तक डार्क लिमिट को रिकवर नहीं हो गया। फिर वो सिटी वेल एरिया गया, जहाँ बहुत सारे इमॉर्टल प्राइमेसी थे। उसने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल से कुछ ब्लेस लैंड को एब्जॉर्ब करा, 2 क्लैमिटीज और ट्रिबुलेशन क्लियर करे, पर रिजल्ट एवरेज था, क्योंकि ज़्यादा लैंड वाटर पाथ के ही थे। यानी ज़्यादा यहाँ पे जो ब्लेस लैंड थे वाटर पाथ के थे, तो ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उसका वाटर पाथ का जो लेवल था वो नॉर्मल था, इसलिए हाई लेवल वाले वो देखो, फायदा उसे तब होगा जब वो हाई लेवल के ब्लेस लैंड एब्जॉर्ब करेगा, यानी रैंक 7 के। और रैंक 7 के करने के लिए भाई का जो वाटर पाथ का होता है ना अटेनमेंट, वो होना चाहिए कम से कम ग्रैंड मास्टर का, और भाई का वो है नहीं, वो सिर्फ मास्टर लेवल का है। इसलिए छोटे मोटे वाटर पाथ वाले एब्जॉर्ब करे हैं और उससे कोई फायदा मिला नहीं। फिर से कुन-यू ब्लेसलैंड में आके वेट करा, डार्क लिमिट रिकवर हुआ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गया। अब नॉर्थर्न पैस के डायरेक्शन वीक हो चुके थे, डार्क लिमिट गू का पावर भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा था। फेंगयुआन पहले से बहुत डिफरेंट हो गया था। अब वो हेवेंसविल को समझता था, उसके खिलाफ डिफेंड करना जानता था, और उसका कल्टीवेशन, बैटल स्ट्रेंथ दोनों अलग लेवल पे यानी ऊपर लेवल पे आ चुके थे। अब अगर एशियन क्लाउड बीस्ट मिलते भी तो वो भागता नहीं, फेंगयुआन का शिकार वो बन जाते, यानी ये फेंगयुआन उनका शिकार कर लेता। ये वही क्लाउड बीस्ट है, जब हेवेंसफील्ड ने कुछ प्लानिंग करी थी क्लाउड बीस्ट जिसकी तरफ भेज दिए थे, तो फेंगयुआन भागे जा रहा था। कई लोग भी बीच में पड़े हुए मिले थे, उनको इग्नोर करके भागा था, फँस रहा था बार-बार मुसीबत में। ये वही वाले थे। तो उसकी बात कर रहा है कि हेवेंसफील्ड भी अब उँगली करे तो सँभाल लूँगा। आगे देखते हैं, फेंगयुआन सोच रहा था कि सविनरी मॉडल बॉडी मिलने के बाद भी मेरी कल्टीवेशन स्पीड लिटरली शॉक कर रही है। ये स्पेक्ट्रल सोल, शैडोसेप्ट और ज़ॉम्बी अलायंस का 100,000 ईयर प्रोजेक्ट था। नो वंडर इतना ओवरपावर्ड है। पर जितना भी पावरफुल बॉडी हो, उतनी बड़ी दुश्मनी भी तो शैडोसेट के साथ ही है मेरी। यिंग वुशी और उसके लोग फेंगयुआन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट थे, पर वो सब छुपे हुए थे और एक्सपर्ट भी थे। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, अगर लोकेशन मिलती तो मैं ब्लेस लैंड एनेक्स करना छोड़ के पहले इनको ही खत्म कर देता। कुछ दिनों बाद फेंगयुआन ने ईस्टर्न सी का ब्लू वाटर रीजनल वॉल क्रॉस करा और साउथर्न बॉर्डर का मियाज़मा वॉल क्रॉस करके साउथर्न बॉर्डर में एंटर करा। आयरनी ये थी कि फेंगयुआन को पता ना था कि यिंग वुशी को दोनों ने ही एक ही रीजन में, मतलब फेंगयुआन ये नहीं जानता कि यिंग वुशी भी ना साउथर्न बॉर्डर में है और फेंगयुआन साउथर्न बॉर्डर में ही घुस रहा है। तो आयरनी यही बड़ी बात है। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, यीथियान माउंटेन पे राइटेस पाथ ने ह्यूज डिफेंसिव गू फॉर्मेशन लगाई है। पहले सिचुएशन चेक करता हूँ, जायंट ड्रीम रेलम में अभी एंटर कैसे करना है आइडिया नहीं, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। वो साउथ वेस्ट फ्लाई करता हुआ गया और डिटॉर्स लेते हुए, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट हेवेंसविल को चांस देने जैसा होता है, यानी हम जानते हैं ना जब वो हवा में उड़ते हुए जाता है तो हेवेंसविल दिक्कतें क्रिएट करता है, इसलिए फ्लाइंग के बीच फेंगयुआन फील करता है कि डार्क लिमिट गु की पावर थोड़ी-थोड़ी वीक हो रही है। फेंगयुआन हँसते हुए कहता है, साउथर्न बॉर्डर और नॉर्थर्न पैस के बीच 2 रीजनल वॉल्स हैं। मुझे रिड्यूस करना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, फिर भी कोई ट्राई कर रहा है। हा, 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 हा। कोई तो था। सीन यहाँ पे दिखाते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स, मैरिड बीन गार्डन। यहाँ पे तियान शियानशिन विज़डम पाथ गो इमॉर्टल ने पेमेंट का हाफ पार्ट लिू चेंग को वापस किया। लिू चेंग शॉक में कहता है, क्या तुम भी रिड्यूस नहीं कर पाए? तुमसे भी नहीं हो पाया। तियान शियाशिन बेटर स्माइल, एकदम थोड़ा-सा होता है ना बिटर स्माइल, वैसी वाली खराब वाली स्माइल के साथ कहता है, विज़डम पाथ डिडक्शन ऑल पावरफुल नहीं होती भाई। मैंने फुल ट्राई करा है, लेकिन एंड में बस यही बोलूँगा, सॉरी। लिू चैंग स्लो स्पीड से मैरिड बीन गार्डन से निकलता है। एक्सट्रीमली ट्रबल्ड था और लॉस्ट था, जैसे सब कुछ खो गया, उसे पता ही नहीं चला कि अब क्या करा जाए। लिू चैंग अंदर ही अंदर कहता है कि नॉर्थर्न प्लेन्स का टॉप विज़डम पाथ भी फेल हो गया, फिर कौन कर सकता है? लिू गुआंगी, दुआ कर तू मुझसे कभी ना टकराए। उसकी आइज़ में ना एकदम भाई कोल्ड किलिंग इंटेंट था। पर उधर फेंगयुआन फुल भाई एकदम चिल लाइफ एन्जॉय कर रहा था। फेंगयुआन हँसते हुए कहता, हा, हा, हा! इनका डिडक्शन फाइनली बंद हो गया। जब ये लोग इतना पैसा खर्च करके भी कुछ नहीं मिलेगा तो स्टॉप तो करेंगे ही। सीन दिखाया जाता है नॉर्थर्न प्लेन्स, स्नोई माउंटेन। मा होंग्युन गुस्से में लेडी वाशु को देखता है। मा होंग्युन कहता है, आजा, आजा,
तू क्या बिगाड़ लेगी मेरा। लेडी वाशु एकदम भाई स्नीकर करके लाइटनिंग बॉल यूज़ करके उसके चेस्ट पे मारती है भाई, भट भट क्रैक क्रैक आवाज़ आती है। मा होंगिन का बॉडी वायलेंटली ट्रबल करता है, स्मोक निकलता है। लेडी वाशु खुद एक माउथफुल ब्लड स्पिट करती है, यानी मुँह से ना एकदम थूक फेंक दे, थूक नहीं मतलब खून फेंक देती है थूक के साथ, और उसका चेहरा खराब हो जाता है, लगता है इस पर ही फेल हो गई। लेडी वाशु कहती है मैं फिर से कैसे फेल हो गई? उसकी आईज में ब्लड एकदम भाई भर गया था, एकदम रेड हो गई थी उसकी आईज़। और जो इतनी सुंदर, इतनी एलिगेंस दिखती थी, इतना लड़कियों वाला नेचर दिखता था, अब भाई ब्रायन वाला नेचर हो गया था, एकदम दिमाग खराब हो गया था इस लड़की का इतना कर के। मा होंगिन बियरली कॉन्शियस था। मा होंगिन वीकली तरीके से कहता है, वीक तरीके से, मुझे क्या पता, बस एक बार सक्सीड कर ले, मैं मर जाऊँगा, डेथ आ जाएगी तो ये टॉर्चर तो खत्म होगा, मैं तो यही चाहता हूँ कि तू सक्सेस हो जाए, मैं मर जाऊँ। ये कहकर मा होंगिन की आइज़ भाई रोल बैक हो जाती है और भाई दोबारा से बेहोश। यानी फिर से गेम ओवर, ये दोबारा फेल हो गई। आगे देखते हैं, चिर्प-चिर्प आवाज़ आती है। येलो हेयर्ड फीमेल मंकी फेंगयुआन की तरफ क्यूट सा दौड़ती हुई आई। हाथ में एक पीच लेकर आई थी, यानी वो जो फ्रूट होता है ना पीच, चूतर जैसा दिखता है। फेंगयुआन ने बिना कुछ बोले पीच लिया और सीधा नीचे फेंक दिया। मंकी शॉक में रह गए, चिल्लाने लगी और ब्रांचेस हिलने लगी, लीव्स से नीचे गिर गए। फेंगयुआन ने फेस कवर कर लिया और उसकी तरफ देखा। जब मंकी पास आई उसने किक मारी और मंकी सीधा ट्री से नीचे गिर गई। वो दर्द से चीखी, फियर में फेंगयुआन को देखा और भाई लंपलिंग करते हुए यानी भागते हुए चली गई। फेंगयुआन का लुक अब पूरा बदल चुका था, वो एक मेल मंकी बन चुका था। इसी वजह से फीमेल मंकी उसको प्यार जताने के लिए आ रही थी, यानी ऐसा फ्रूट-व्रूट ला रही थी। ये सीन था एक नेमलेस माउंटेन के पीक पर। फेंगयुआन यहाँ पे हाफ मंथ से मंकी के भेस में था। पर्पस क्या था? सुपर गो फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना, दूर से देख रहा था। उसके सामने था सुपर ड्रीम रेलम, पर वो पूरा का पूरा राइटियस पाथ के गो फॉर्मेशन से सील्ड था। और नंगी आँखों से देखो तो बस एक ग्रीन माउंटेन दिख रहा था, बस ग्रीन लश मतलब माउंटेन उसके पास ग्रीन-ग्रीन हो रहा, हर तरफ ग्रीन-ग्रीन धुआँ था बस। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, फ्यूचर विज़न सिर्फ़ 3 ब्रेथ तक काम करती है। ये सुपर गो फॉर्मेशन उससे कई ज़्यादा एडवांस है, लगता है अंदर काफ़ी गो इमॉर्टल लगे हुए हैं। ये फॉर्मेशन बनाया था ची क्लैन के फर्स्ट एल्डर ची कू यू ने। ये एक फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर था। उसका सबसे ओवरपावर्ड क्रिएशन था 3 ट्यून 9 पूल फॉर्मेशन, और ये जो स्ट्रक्चर था सेम उसी के स्टाइल का बना था, और लेयर अपॉन लेयर फॉर्मेशन के अंदर फॉर्मेशन थी, यानी लेयर बाय लेयर वाली फॉर्मेशन थी। फेंगयुआन ने एनालाइज़ करा, कहा कि विदाउट फुल पावर एक्टिवेट हुए ये फॉर्मेशन मुझे अकेला तोड़ नहीं सकता, और अंदर कम से कम 13 राइटियस पाथ गो इमॉर्टल्स तो हैं ही। ये 13 इमॉर्टल्स अलग-अलग साउथर्न बॉर्डर के टॉप क्लैन से थे। हर क्लैन ने अपना बेस्ट वॉरियर भेजा था ताकि अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। फेंगयुआन अंदर से कहता है डिफेंस तो टू टाइट है। अगर मुझे अंदर घुसना है तो अनरावल ड्रीम यूज़ करना है। तो फ़ोर्स से काम नहीं बनेगा, एक सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि प्लान क्या होगा? ये पूरा साउथर्न बॉर्डर राइटियस पाथ का कंबाइंड सेटअप था। एक सिंगल वो इमॉर्टल के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था ब्रेक करने पर, यानी ब्रेक कर ही नहीं सकता। ब्रेक करने पर क्या होगा ही नहीं ब्रेक। फेंगयुआन तो बस देखे जा रहा था। कहा कि हेवेंसविल ने रीबर्थ का एडवांटेज भी लिमिट कर दिया, और ये न्यू गो फॉर्मेशन मेरे प्रीवियस लाइफ में था ही नहीं। उसके पास अब कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं था। मैं दूँ क्लियर सॉल्यूशन, मुझे पता है क्या होगा। ये यहाँ पे भी पता क्या करेगा, यहाँ पे भी ये ढोंग करेगा कि मैं राइटियस पाथ का हूँ, और किसी ना किसी तरीके से घुस जाएगा ये बोल के कि मैं उस क्लैन का सुप्रीम एल्डर बन जाऊँगा, या वो एल्डर बन जाऊँगा, और अंदर जाके बोलूँगा कि अरे मैं उसकी क्लैन की तरफ से आया हूँ, और अंदर जाके उंगली करेगा। मुझे यही लगता है, और क्या तरीका होगा इसका? या हो सकता है, क्योंकि हर बार भाई ये जो राइटिंग है टॉप नॉच पीक फिक्शन की राइटिंग है, तो कुछ भी हो सकता है। देखते हैं। सीन यहाँ पे दिखाया जाता है बाई शियांग ग्रोटा हेवन में। बाई निमिंग भी इक्वली फ्रस्ट्रेटेड था। बाई निमिंग कोल्ड टोन में कहता है, मैंने 30 हॉल क्रॉस कर लिए, सब ऑब्स्टेकल तोड़ दिए, अब तो मुझे मास्टर भी नहीं मान रहा। बाई शियांग हेवनली स्पिट। ओल्ड मैन कामली स्मोक करते हुए कहता है, बेटा मैंने कहा था अगर तू 30 हॉल क्रॉस करेगा तो मिलूँगा। ये थोड़ी ना बोला था कि मास्टर मान लूँगा। तूने 3 हॉल क्रॉस करे, तू मुझसे मिल गया देख। ये था फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन, अभी तो रियल टेस्ट बाकी है। भाई नेमिंग कहता कैसा टेस्ट भाई? बाई शियांग कहता है एक इमॉर्टल मटेरियल ले आ। बाई नेमिंग कहती है मतलब कहता है कहाँ से? बाई शियांग थोड़ा-सा पॉइंटिंग करता है ऊपर की तरफ, हवा में पॉइंट करते हुए कहता है वो सीलिंग में होल दिख रहा है ना? वहीं एक इमॉर्टल मटेरियल कुछ हज़ार साल पहले फ्लाई अवे हो गया था, गायब हो गया था। बाई नेमिंग एकदम सरप्राइज्ड, क्या? बाई शांग कहता है थोड़ा-सा फिलॉसॉफिकल टोन में, एकदम पुराने ज़माने वाले बूढ़े लोगों की तरह जो आसमान में देखते हुए लंबी-लंबी बात करते हैं, फेंकते हैं, वही वाले टोन में कहता है, इस वर्ल्ड में ना चीज़ें तेरी इमेजिनेशन से ज़्यादा डीप हैं। तू खुद देख लेगा।
बाइनिमिंग कट करते हुए कहता है पॉइंट पे आना भाई, तो वो कहता है फाइन फाइन ठीक है। वेस्ट के सी में एक फ्लेम छुपा है, नॉर्मली वो सी वाटर में फ्यूज हो जाता है, यानी वो जो फ्लेम है वो आग बुझ जाती है सी वाटर के अंदर और इनविजिबल रहता है, पर कभी भी सरफेस पे आता है और कभी पकड़ सकता है, लेकिन ना तो वो बुझता है और कभी कभी सरफेस पे आएगा और कभी कभी कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन देख ले इनविजिबल भी रहता है बाकी टाइम तो। बाइनिमिंग उसके अकॉर्डिंग वेस्ट कोस्ट पहुंचता है, सी वेस्ट था, मतलब सी वैली वेस्ट वैली एरिया में गया और बहुत बड़ा एरिया था। वेव्स कम से कम 100 फीट ऊँची उठ रही थी। एक एपिक व्यू था। 10 दिन से ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली वो मोमेंट आया जब वो चीज़ थोड़ा-सा ऊपर आके दिखती। स्विश-स्विश आवाज़ आई। सी रोर कर रहा था, टाइड्स हाई हो रही थी। सडनली एक ऑरेंज येलो फ्लेम सरफेस पे दिखाई दी। वो फ्लेम एक अडल्ट के फिस्ट जितनी थी, ग्लोइंग और बर्निंग थी और शेप बना रही थी एक फ्लाइंग ड्रैगन का, रैंडमली एयर में डांस करते हुए। यही वो चीज़ थी जो बाइनिमिंग को लेकर वहाँ जाके देनी थी, तब वो लैंड स्पीड या जो भी था वो ग्रोटो हेवन उसको मास्टर मानता। देख रहे हो बाइनिमिंग लेने गई है ग्रोटो हेवन। अब बाइनिमिंग थोड़ा-सा अच्छे से उसकी तरफ देखती है। अब जब वो फुली भाई बाहर आया, दिखने लगा तो कहती है बाइनिमिंग एकदम शॉक्ड होके, "ये तो एक रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल है। लाइट ऑफ दाव मार्क इतने ज़्यादा लग रहे हैं। रैंक 9 मटेरियल बहुत रेयर होते हैं। ये रैंक 9 इमॉर्टल को रिफाइन कर सकते हैं।" बाइनिमिंग को रिस्क लेना पड़ा। अपने इमॉर्टल गू का स्पेशल मेथड यूज़ करके यिंग वुशी से कॉन्टैक्ट किया। यिंग वुशी ने कहा, "मैंने कहा था ना कॉन्टैक्ट मत कर। बाई शियांग हेवनली स्पिरिट को पता चला तो प्रॉब्लम होगी।" बाई निमिंग कहता है, "ट्रबल आ गया है यार, मुझे रैंक 9 मटेरियल चाहिए, ऑरेंज येलो फ्लेम, दाव मार्क्स फ्लाइंग ड्रैगन जैसे हैं, क्या करूँ?" यिंग वुशी एकदम शॉक्ड, कहता है, "ये ह्यूमन फ्लेम है और रैगिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर है उसका नाम।" बाई निमिंग कहता है, "तो अब क्या करूँ?" यिंग वुशी कहता है, "टफ है, तेरे कल्टीवेशन लेवल पे वाइल्ड फ्लेम सबड्यू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर ये फ्लेम पहले बाई शियांग ने सबड्यू किया था, चांस है, 3 मेथड्स ट्राई कर। चांसेस स्लिम है लेकिन लक पे डिपेंड करेगा, अगर हो जाए तो ठीक है।" कनेक्शन कट हुआ ताकि कैच ना हो। यंग विशी सोचता हुआ कहता है, "ह्यूमन फ्लेम सिर्फ मेन बॉडी के रिवाइवल के बाद ही होप है।" मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये जो ह्यूमन फ्लेम है रैंक 9 मटेरियल है, ये तभी मिल पाएगा जब मेरी मेन बॉडी आएगी। बाइनेमिंग को हेल्प करना पड़ेगा, फेल हुआ तो फ्यूचर प्लान में प्रॉब्लम आएगी। देखते हैं, यानी अगर मेन बॉडी होती तो 100% पा लेता, लेकिन अभी बाइनेमिंग से होप है कि वो ले ले, लेकिन देखते हैं, चांसेस तो बहुत कम है यार, बहुत कम। हिंग वुशी ने बर्निंग सोल ब्रस्टिंग लक यूज़ किया। लास्ट टाइम सुपर गू फॉर्मेशन में यूज़ किया था, इस बार थी लक टाई कर दी बाइनेमिंग के साथ, यानी देखते हैं कि क्या होगा। फैंग युआन का सीन यहाँ पे दिखाया जाता है, सीन चेंज हुआ। फेंगयुआन मंकी के बेस में जायंट रियलम के पास था। वो कहता, "ओह! कुछ हो रहा है।" वो क्विकली ब्रांच के पीछे हाइड हो गया। 2 गो इमॉर्टल ट्री के नीचे खड़े थे, जहाँ फेंगयुआन था। फेंगयुआन का पीच उनके पास गिर गया था। एक इमॉर्टल कहता है, "ब्रदर लियो, थैंक्स फॉर दी।" दूसरा इमॉर्टल कहता है, "मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, पर अगर कुछ हो गया तो डिस्कवर हुआ तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।" फेंगयुआन को दिखाते हैं। फेंगयुआन अलर्ट था। वो कहता है, "क्या?" वो ट्री से जंप करके 2 गो इमॉर्टल के ऊपर लैंड हुआ, ब्रांच से लटक गया। 2 गोई मॉडल ने अपना हेड उठाया भी नहीं, पर फेंगयुआन जानता था कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेट मेथड एक्टिवेट कर दी है। वो उनको देख चुके हैं, यानी मतलब फेंगयुआन को देख चुका है और फेंगयुआन भी। फेंगयुआन का फ़ैमिलियर फेस एक रेड 8 इमॉर्टल किलर मूव था, उसके लिए बियॉन्ड मेथड्स थे। मतलब वो उसके लिए कह रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो इसको रिड्यूस कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो वो पता ही नहीं कर सकते कि ये फेंगयुआन है या ये एक इंसान है, उन्हें लगेगा मंकी ही है। पहला गोई मॉडल कहता है, "ब्रदर लुओ, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेडी व्हाइट रैबिट ने बोला है तो इंटरेस्ट आ गया। ड्रीम रियलम एक्सप्लोर करना है, इन्फॉर्मेशन पाथ एग्रीमेंट के हिसाब से, लाइन क्रॉस नहीं करूंगा।" तभी लुओ क्लैन का गोई मॉडल, अब ये दोनों का नाम पता चल गया। एक मॉडल का नाम तो नहीं पता था, लेकिन दूसरे का नाम था लुओ। तो लुओ वाला बंदा कहता है, "इसलिए हमने एग्री किया है भाई तुमसे मिलने। फॉर्मेशन में एंटर कर और बोलो लुओ क्लैन मेंबर हो और एक इमॉर्टल गू ले रहे हो मेरे भाई के लिए।" फेंगिमा ने ट्री ब्रांच से फॉलो किया और ब्रेसली जंप करा। जब दोनों डिसअपीयर हुए, फेंगिमा ने स्टॉप करा और आसपास देखा और स्क्रैच करते हुए, डिस्गाइज परफेक्ट था, यानी स्क्रैच क्या कर रहा है भाई, अपने खुजा रहा है ताकि सबको लगे मंकी है, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल बढ़िया था। फेंगिमा सोचता हुआ कहता है, "इंटरेस्टिंग, ये दोनों को इमॉर्टल सीक्रेट ड्रिल कर रहे हैं और लक से पीक पे मेरे सामने, यानी मेरे सामने कर रहे हैं। ये चांस यूज करके डिफेंसिव गो फॉर्मेशन में एंटर करूँ या ड्रीम रेलम में इंटैक्ट करूँ, क्या करूँ?" वो मंकी फॉर्म में ट्री से जंप करते हुए क्लिफ क्रॉस करके ट्रैवल करा। हाफ दिन के बाद वो माउंटेन छोड़ के नॉर्मल फॉर्म में वापस आया। फेंगयुआन इंटरनली कहता है,
इमॉर्टल क्लियर मूव यूज़ करे सुपर गु फॉर्मेशन के पास तो दिक्कत हो सकती है। ये डिस्टेंस सेफ है। अगर राइटियस पाथ गु इमॉर्टल से ट्रेस कर भी लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये त्यान माउंटेन के बाद साउथर्न बॉर्डर गु इमॉर्टल को इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल हो गया था। राइटियस पाथ ने जायंट ड्रीम रेलम सराउंड किया था और सुपर गु फॉर्मेशन बनाया था। डेमोनिक पाथ और लोन इमॉर्टल्स इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे पर सब ब्लॉक हो रहे थे। कोई पता नहीं कर पा रहा था कि अंदर चल क्या रहा है। फेंगयुआन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी माउंटेन केव में रुक गया था और बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है फेंगयुआन। जियाओ लीजी के डिफेंसिव गु फॉर्मेशन से बाहर आने का वेट कर रहा था। अब पता चलता है दूसरे बंदे का नाम था जियाओ लीजी और लुओ नाम के बंदे से डील हुई थी उसकी। अब देखते हैं क्या होगा। फेंगयुआन ऑब्जर्व करते हुए कहता है जियाओ लीजी ओपनली लीव कर रहा है। डिस्गाइज मेंटेन करते हुए फेंगयुआन उसे क्लोजली फॉलो करने लगा। जियाओ लीजी पीक पे रुका और टर्न करके देखा। कहता है फ्रेंड इतना फॉलो कर रहे हो प्रॉब्लम है क्या? उसका एटीट्यूड एक तरीके से थोड़ा अजीब था। फेंगयुआन ने थोड़ा उसकी तरफ देखा और रिवील किया, गुडविल दिखाया। फेंगयुआन कहता है सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। जियाओ लीजी का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हुआ। फेंगयुआन ने अपना वंडरिंग लोन मतलब कल्टीवेटर बोला कि भाई मैं तो एक लोन कल्टीवेटर हूँ, अकेला घूमने वाला। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस था कि भाई ये ड्रीम रेलम क्या है, तो तुम्हारा पीछा कर लिया मैंने। जियाओ लीजी कहता है न्यूज़ स्प्रेड हो गई, इवन आउटसाइडर को भी इन्फो मिल गई। चलो मैं तुम्हें लेडी व्हाइट रैबिट तक ले जाता हूँ। उसका ऑरा जेन्युइन था। साउथर्न बॉर्डर में ऐसे स्केड्यूल कल्टीवेटर्स कॉमन होते हैं। मैं यानी वो बंदा बिलीव इसलिए कर गया क्योंकि फेंगयुआन को वो समझ रहा था कि साउथर्न बॉर्डर का ही बंदा है। ऊपर से हम जानते हैं फेंगयुआन की बॉडी कैसी है, सब कुछ अडैप्ट कर जाती है और ये लोग भी मानेंगे ही क्योंकि उन्हें भी लग रहा है सारे के सारे लोन कल्टीवेटर चाहते ही हैं। तो ये भी सोच रहा है कि इसको भी मेरी तरह क्योंकि ये बंदा ना ये शायद एक लोन कल्टीवेटर होगा, जियाओ नाम का बंदा। तो ये इसको भी हिस्सा मिला ड्रीम रेलम में जाने का। तो ये भी कह रहा है कि ठीक है मैं तेरी भी बात करवा देता हूँ ज़रा, देखते हैं। अब पता चलता है कि आधे दिन से भी कम की जर्नी में फेंगयुआन लेडी व्हाइट रैबिट से मिला जियाओ लीजी के थ्रू। लेडी व्हाइट रैबिट का लुक 20 साल की लड़की के बराबर था। रूबी रेड आईज थी, क्यूट राउंड फेस था, शाइनी बिग आईज थी और फास्ट बोलती थी एकदम स्पीड में, एकदम जैसे गन फायर हो रही है एकदम स्पीड में बोलती चली जाती थी। लेडी व्हाइट रैबिट कहती है यहाँ सिर्फ ड्रीम रेलम का काम होता है, सही जगह आए हो। ड्रीम रेलम एंटम करना है तो मेरे पास रिलायबल वेज हैं, प्राइस डिसाइड करेगा स्पीड और चांस। जितना बड़ा प्राइस दोगे उतना फास्ट एंट्री होगी, शायद अपनी इमॉर्टल अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएं। वॉल पे थंब पॉइंट करते हुए ये सब बोल गई वो एक ही बार में, तभी मैंने भी एक्ट करा उसकी तरह। जियाओ लीजी कहती है अब कहता है सॉरी ये जो बंदा था वो कहता है 5 और लोग हैं, इमॉर्टल अपॉर्चुनिटीज का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। लेडी व्हाइट रैबिट अब आगे कहती है फिलॉसफी ऑफ थ्री वनरेबल्स ड्रीम रेलम ये अपॉर्चुनिटी ग्रेट ड्रीम रेलम इमॉर्टल वनरेबल के इफेक्ट करेगी। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी मिले तो सिचुएशन बदल जाएगी सॉरी। ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? जियाओ लीजी कहता है इवन अगर सक्सेस डाउटफुल हो तो रिग्रेट नहीं होना फ्यूचर में। रेयर चांस है, इवन राइटर्स पाथ को इमॉर्टल चाहते हैं। लेडी व्हाइट रैबिट कहती है अभी स्टार्ट है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, थोड़ी देर में डिफरेंट होगा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना ही सब कुछ है। फेंगयुआन थोड़ा सा प्रिटेंड करते हुए कहता है हैं प्राइस अपॉर्चुनिटी है, क्या प्राइस है? लेडी व्हाइट रैबिट कहती है अब मतलब बोलती नहीं बस ऐसे कर देती है। तो फेंगयुआन कहता है कंसिडर करूंगा यार, बोलो तो। लेडी व्हाइट रैबिट कहती है ऑफ कोर्स अच्छी तरह कंसिडर करो तुम। तब एक फीमेल गुई मॉडल काउंटर पे आती है। लेडी व्हाइट रैबिट कहती है सिस्टर मियाओ, फिर ट्राई करने आए हो क्या? सिस्टर मियाओयन कहती है नई लोकेशन ट्राई करना है, ड्रीम रेलम में अलग गेम्स मिलेंगे। फेंगयुआन बू हाउस से बाहर निकला, जियाओ लीजी को बाय बोला। जियाओ लीजी कहता है सोच लो पर जल्दी डिसाइड करो। बहुत सारी मतलब क्वायरी बढ़ रही है यानी और लोग भी आ रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। फेंगयुआन ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए चला गया। लेडी व्हाइट रैबिट कहती है अभी डिसाइड नहीं किया। जियाओ लीजी कहता है सोच रहा है, शायद रिकमेंडेशन फी का चांस मिस होगा, यानी थोड़ा सोच रहा है वो। लेडी व्हाइट रैबिट कहती है जियाओ लीजी इतना रिच है फिर ऐसे एक्ट क्यों? जियाओ लीजी कहता है रिच, प्राइस एक्सपेंसिव है, लॉस फील हो रहा है। लेडी व्हाइट रैबिट के प्राइस तो वर्थ इट है यार, अपॉर्चुनिटी ग्रेट ड्रीम रेलम की है, वहाँ पे इमॉर्टल वनरेबल भी है, सोचो। इन्हें वो वाला वनरेबल नहीं, मतलब इन्हें ये नहीं पता कि अंदर स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो ग्रेट ड्रीम रेलम है ये किसके द्वारा बनाया गया है? ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वनरेबल के द्वारा, यानी ड्रीम रेलम का इमॉर्टल वनरेबल उसके द्वारा। तो ये वो कह रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि अंदर भाई स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल है, वरना इनके फट के हाथ में आ जाए। आगे जियाओ लीजी कहता है फाइनल, कहता है कि रिसोर्स का मैं ना सम पे करूंगा, यानी एक साथ पे होता है ना कि एकदम लास्ट वाला पे करना, छोटे छोटे में नहीं एक बार में करूंगा क्योंकि ये बंदा रिच है। तो ये कहता है जियाओ लीजी तो मतलब रिच है फिर भी इतना एक्ट क्यों कर रहा है? तो जियाओ लीजी कह रहा है मैं सोच रहा हूँ एक्सपेंसिव है। और ये देखो जियाओ लीजी जो बंदा है ना, अगर थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये शायद एक साथ 5 लोगों को ले जाना चाहता है खुद को काउंट करके। तभी ये कह रहा है कि एक साथ पे करूँगा, शायद वो लोग भी पे करेंगे इसको, मतलब कुछ ना कुछ तो सीन है। ऐसा मान लो यहाँ पे एक प्लानिंग बन रही है खतरनाक वाली, अंदर घुस के कुछ गेम्स लेने की।
अब कुछ ना कुछ सबको फ़ायदा चाहिए, कुछ ना कुछ गेन्स चाहिए, तभी इनकी एक प्लानिंग चल रही है जिसमें फेंग युआन भी एक पार्ट बन चुका है। ये भी इस प्लानिंग का हिस्सा है। अब आगे देखते हैं। अब आगे का सीन दिखाया जाता है। आसमान में क्लाउड्स देखकर फेंग युआन का चेहरा डार्क हो गया। अभी तक पहले का सीन याद कर रहा था वो, उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो इमॉर्टल अपॉर्च्युनिटीज़ और बिज़नेस जो ड्रीम रेलम से रिलेटेड था, बहुत ही पॉपुलर हो गया था। स्केल उसकी सोच से बहुत बड़ा निकला। मॉर्टल वू हाउस के अंदर काफ़ी लोग एंट्री ले रहे थे। लेडी व्हाइट रैबिट के टोन से भी क्लियर था, डेमोनिक पाथ हो या लोन कल्टीवेटर, बस पैसा दो और राइटियस पाथ के गो फॉर्मेशन के अंदर घुसकर ड्रीम रेलम को एक्सप्लोर करो। भाई बिज़नेस बन चुका था यहाँ पे। और फेंग युआन भी उन्हीं उन्हीं का मतलब प्लान में का एक हिस्सा था। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, ये मेरी सोच से ऊपर है, बट रीज़न समझ में आ रहा है। ड्रीम पाथ अभी बहुत ही एम्प्टी है, बड़ी फोर्सेस रिसर्च कर रही हैं, पर गेन्स बहुत ही कम मिलते हैं। मेरे पास अनरावल ड्रीम किलर मूव है। मैं अभी 5 रीज़न के टॉप पे हूँ और यिंग वुशी का लीड सोल इनटू ड्रीम एक यूनिक एबिलिटी है जो इस एरा को क्रॉस कर रही है। वो याद करता है कि यीतियान माउंटेन की बैटल जहाँ हेवनली कोड गो इमॉर्टल भी बुरी तरह से भाई पिटे रहे थे, यानी पिटे पीटे थे गंदी वाली तरीके से। कैसे मारा था स्पेक्टर सोल ने उन्हें। और फेंग युआन का अनरावल ड्रीम उससे मैसिव प्रॉफिट और गेन दे रहा था। फेंग युआन अंदर से सोचते हुए कहता है, राइटियस पाथ ने ड्रीम रेलम को गिरा तो रखा है, पर वो लोग ट्रेजर निकाल नहीं पा रहे हैं। ऊपर से उन्होंने अपने रैंक 7 गो इमॉर्टल भी खो दिए, जैसे लुओ क्लैन का थर्ड सुप्रीम एल्डर। ये सब इन्फो अब ओपनली स्प्रेड हो चुकी थी साउथर्न बॉर्डर में। मुझे ईजिली मिल गई है सब कुछ, और मिल भी जाता हर किसी को। बेसिकली राइटियस पाथ खुद रिस्क ले रहा था, मतलब खुद खुद रिस्क नहीं ले रहा। यानी वो पता क्या कर रहा है, राइटियस पाथ को ना ये चीज़ पता है, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये चीज़ पता है कि ये जो फॉर्मेशन है ना, इसके अंदर ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं। ये छोटे जैसे व्हाइट रैबिट है ना, ये लौंडिया यहाँ पे बिज़नेस कर रही है, सब लोगों को पैसे देकर अंदर भेज रही है ताकि वो लोग जाके ड्रीम रेलम को एक्सप्लोर करें। अब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें भी वही पता होगा क्यों करेंगे, क्योंकि भाई इन लोगों ने इतने बड़े-बड़े बंदे खो दिए। अब ये लोग कैसे रिस्क लेके अंदर जा सकते हैं? इन्हें तो लगेगा ना कि भाई मैंने तो रैंक 7 रैंक 8 अपना बंदा खो दिया, मेरा किसी का सुप्रीम एल्डर चला गया, किसी का एल्डर चला गया, किसी का रैंक 8 बंदा चला गया, किसी का रैंक 7, किसी की रैंक 6 की आर्मी चली गई, सब कुछ चला गया हर किसी का। हम जानते हैं कितने लोग मरे थे यितियान माउंटेन की बैटल में, सब के सब एब्ज़ॉर्ब हो गए थे सीधा-सीधा स्पेक्टर सोल डीमन वल्नरेबल की फॉर्मेशन के अंदर, याद होगा तुमको। तो वही चीज़ है, तो ये लोग अब वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे कि दोबारा से कोई मर जाए, इसलिए चाह रहे हैं कि बाहर से लोगों को लाओ साउथर्न बॉर्डर वाले ही, और वही लोग जाके मतलब एक्सप्लोर करेंगे, किसी को फ़ायदा होगा तो उसे पकड़ लेंगे। समझ रहे हो ना चीज़ें? उनका यूज़ करना, तो ये लोग एक तरीके से राइटियस पाथ वाले थे बड़े चालाक, उनका यूज़ कर रहे हैं। ये लिखा नहीं है, मैं अपनी सोच से बता रहा हूँ कि क्यों ही कर रहे होंगे ना। बेसिकली राइटियस पाथ खुद रिस्क नहीं ले रहा था, पर डेमोनिक और लोन कल्टीवेटर को अंदर भेजकर उनके रिसोर्स को लूट रहा था। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनने वो खुद ही लॉस उठाए, जो बंदा अंदर घुसा है वो खुद ही लॉस उठाए। एक स्टोन दो और 2 बर्ड्स मार, तो वही एक चिड़िया से मतलब एक पत्थर से 2 चिड़िया मार दी। फेंगजुआन को क्लियर समझ आ गया कि लेडी व्हाइट रैबिट का मॉर्टल गू हाउस एक्चुअली साउथर्न बॉर्डर के राइटियस पाथ के क्लैन्स ही सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। सिर्फ एक क्लैन नहीं, कम से कम 6 से 7 क्लैन्स हैं इसके पीछे। अपनी 500 साल की पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस से फेंग युआन ने हर डिटेल को रिड्यूस कर लिया, पर फिर भी इस मेथड से उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती थी। उसकी ज़रूरत क्या थी? लॉन्ग टर्म में, यानी लॉन्ग टर्म में टाइम ड्रीम रेलम के अंदर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ड्रीम रेलम के अंदर घुसना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अंदर बिताना। दूसरा, सेफ आइडेंटिटी, ताकि अगर कुछ भी हो तो वो अंदर टिक सके। सिर्फ 1-2 ट्रिप से उसे कुछ खास नहीं मिलता, यानी भाई कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो अंदर घुसा रहे और बड़ी देर तक घुसा रहे। ये नहीं कि पैसे देके 5 मिनट झूला झूल के आ रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना उसे। और कॉस्ट भी बहुत हाई थी, लेकिन फ्रॉस्पी ऑफ 3 वो थी ना, प्रॉस्पेरिस ऑफ 3 डीमन वल्नरेबल थी। ड्रीमन वल्नरेबल नहीं यार, कौन से हैं ये वल्नरेबल? प्रॉस्पेरी ऑफ 3 वल्नरेबल, सिर्फ वल्नरेबल्स ही लिखा है, ये नहीं पता कौन से, बस 3 वल्नरेबल्स हैं भाई ये। 3 वल्नरेबल्स थे, अभी सब वो इमॉर्टल इस पे ही जंप कर रहे थे। पर जब डेमोनिक और लोन कल्टीवेटर को समझ आएगा कि प्रॉफिट कम है और यहाँ पे थकान ज़्यादा है, तब एकदम से इनकी चीज़ें हो जाएँगी। मतलब पीछे हटेंगे ये लोग। ये लूट भी ले रहे हैं और थकान भी हमें ही हो रही है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, लोग भी हमारे मरेंगे। और अगर फेंगिवा ने ज़्यादा अनरावल कर दिया, तो ड्रीम रेलम छोटा हो जाएगा। अगर राइटियस पाथ को ये पता चल गया, तो फेंगिवान को ही पकड़ लेंगे और फॉर्मेशन के अंदर ही फेंगिवान फँस जाएगा। जैसे फिश को एक चॉपिंग
मतलब बोर्ड में फँसा लिया है, कहीं ब्लॉक कर दिया हो गया हो, जाले या नेट के अंदर, वैसे फेंगयुआन की हालत होगी। है। ऊपर से उसके पास हेवेली क्रिस्टल भी नहीं है, जो कि वो फॉर्मेशन को ब्रेक करके यहाँ से निकल जाए, अपर एक्सट्रीम हेवेली ईगल को खिलाने के लिए। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, तो क्या मैं एक राइटेस पाथ गुई मॉर्टल को मारकर फ़ैमिलियर फेस से उसकी आइडेंटिटी को लेकर अंदर घुस जाऊँ? देखा मैं कह रहा था ना, ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। फिर उसकी खुद से ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। अरे यार! यही तो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो मैं सोचता हूँ ना इसमें वो नहीं आता, कुछ अलग ही कर देता है वो। अब बताता है रीज़न कि क्यों? ब्राइटियस पाथी क्लास अपने इमोर्टल्स के लिए लाइफ टैबलेट गू, सोल लाटेन गू और ब्लड रोप गू यूज़ करते हैं। मतलब मरने पर तुरंत ही पता चल जाता है कि बंदा मर चुका है। एग्ज़ैक्ट लोकेशन सब कुछ ट्रेस हो जाता है। दूसरा रीज़न, फेंगयुआन इन्फॉर्मेशन पाथ में वीक था। वो इन वर्म्स को रिसीव नहीं कर सकता, ना यानी पागल नहीं बना सकता, ना तो निकाल सकता है। तीसरा, फ़ैमिलियर फेस किलर मूव रैंक 8 था, पर फ्लॉलेस नहीं था, यानी दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो भले वो रैंक 8 मूव है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हर मूव परफेक्ट हो। कुछ ना कुछ तो गलतियाँ होंगी। ईस्टर्न सी में भी यिंग वुइशी ने लक इंस्पेक्शन मॉडल को यूज़ करके उसका असली आइडेंटिटी फाइंड कर लिया था। सेम ऐसे ही इसमें भी फ्लॉ थे, तो वो सोच रहा था कि भाई दिक्कत तो है। अगर यिंग विशी फाइंड कर सकता है तो कोई और भी कर सकता है। और ज़्यादा टाइम किसी और का एक्टिंग करना भी बहुत रिस्की था। छोटी-छोटी हैबिट्स पकड़नी पड़ती हैं और मतलब उसकी देखनी पड़ती हैं, और अगर नहीं पकड़ोगे छोटी हैबिट्स तो कोई और तुम्हारी हैबिट पकड़ लेगा कि अरे ये तो उसके जैसा नहीं एक्ट कर रहा है, ये कौन है? तो किलिंग और रिप्लेस करना भी पॉसिबल नहीं था। डायरेक्ट अटैक भी डेंजरस था। साउथर्न बॉर्डर में रैंक 8 वो इमॉर्टल की लाइन लगी थी। अगर फॉर्मेशन भी तोड़ देता तो वो सब मिलकर उसको सराउंड कर लेते। सिचुएशन नहीं मिल रहा था। फेंगयुआन एकदम हेल्पलेस फील कर रहा था। वापस मॉर्टल गू हाउस गया। लेडी व्हाइट रैबिट की आंखें चमक गई। लेडी व्हाइट रैबिट कहती है, सोचा तुमने अपना इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो ना तुम? फेंगयुआन स्माइल करते हुए बिटर टोन में कहता है, फेरी व्हाइट रैबिट, मैं एक लोनर वंडरर हूँ, बाहर की दुनिया से ज़्यादा कनेक्शन नहीं। ये प्राइज़ ऑलमोस्ट मेरी सारी एसेट ख़त्म कर देगा। मुझे टाइम चाहिए। फ़िलहाल मैं बस साउथर्न बॉर्डर को इमॉर्टल वर्ल्ड का इन्फो लेना चाहता हूँ। उसने एक रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल लेडी वान मतलब लेडी रैबिट को दे दिया, ताकि वो साउथर्न बॉर्डर में अभी तक क्या-क्या सीन चल रहे हैं, बढ़िया बेहतरीन न्यूज़ क्या है, क्या-क्या हुआ साउथर्न बॉर्डर में, वो सब इन्फॉर्मेशन ले ले। वो थोड़ा-सा सरप्राइज़ हुई, पर रिक्वेस्ट सिंपल थी तो उसने कुछ नहीं करा, एकदम ऐसा ऐसा मान लो कि फेंगयुआन ने यहाँ पे बोल दिया कि ऐसा कर भाई, मुझे 1 साल के सारे अखबार दे दे यहाँ पे और ये ले प्राइज़ बस। तो ऐसा मान लो उसे, तो सिंपल थी, तो मिल गई इन्फो और फ्रेश इन्फो भी मिल गई थी। लेडी व्हाइट रैबिट ने एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल को उसको दे दिया। अब आगे देखते हैं। सुपर ड्रीम रेलम राइटियस पाथ के फॉर्मेशन के अंदर एक क्वान क्लैन का गू इमॉर्टल एक फीमेल इमॉर्टल को ले आया। क्वान क्लैन इमॉर्टल कहता है, फेरी मियाओइन, तुम्हें याद है मुझे? मतलब तुम मुझे याद कर रही हो? टोन फ्लटरिंग थी, यानी फ्लर्ट कर रहा था। वो राइटियस पाथ का बंदा था, पर टोन में ना थोड़ा-सा वो था, होता है ना फ्लर्ट वाला। क्योंकि फेरी मियाओइन डेमोनिक पाथ की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रिच गू इमॉर्टल थी। उसने अपने सारे के सारे ब्लेस लैंड इनहेरिट करे थे, जितने भी उसके इनहेरिटर या जो भी उसके साथी थे उन सब के साथ चुरा लिए, ले लिया, मार-वार के ले लिए, कैसे भी लेकिन ले लिए थे, रिच थी बहुत। और साउथर्न बॉर्डर में उसका नाम टॉप 3 फेरीज में से आता था। दोनों फॉर्मेशन के अंदर घुस गए। ये देखकर सेंटर में खड़े 2 राइटर्स बात इमॉर्टल्स डिस्कस करने लगे। पहला इमॉर्टल कहता है, ये लोग दिन पे दिन ज़्यादा डेयरिंग होते जा रहे हैं। पहले हफ्ते में 1 बार आते थे, अब देखो हर 2 दिन में आए जा रहे हैं। दूसरा इमॉर्टल कहता है, लो क्लैन वाले अभी ठीक हैं। क्लीन रिकॉर्ड वाले लोग आते हैं, पर क्वान क्लैन के इमॉर्टल बहुत ही ग्रीडी हैं, किसी को भी अंदर ले आते हैं। म्याओ क्लैन इन तो डेमोनिक पाथ की बंदी है ना, देखो उसे भी ले आया। पिछले टाइम इसने हमारे बा क्लैन के 2 रिसोर्स पॉइंट डिस्ट्रॉय कर दिए थे और चेस करने वाले 4 गो इमॉर्टल को इंजर भी कर दिया था। बा क्लैन का इमॉर्टल बा क्वान फैंग गुस्से में बोलता है। उसके साइड में एक और बा क्लैन का कोई इमॉर्टल खड़ा था, वो बहुत ही लंबा था, लगभग 3 मीटर। उसका लुक ओल्ड फैशन था, दाढ़ी और बाल एकदम भाई बंधे हुए थे जूड़े टाइप के। डार्क ग्रीन दाढ़ी कमर तक लटकी थी और जेड ग्रीन बाल पीछे तक गए हुए थे। बड़ा मुंह था, मोटी नाक थी, आंख पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। बॉडी एकदम स्ट्रांग थी, चेस्ट एकदम खुली हुई थी, बड़ा खतरनाक लग रहा था। वो आगे बताता है, उस पर ग्रीन मॉस उग गई थी। वो 1000 साल पुराना लग रहा था। उसकी कल्टीवेशन रैंक 8 से एक कदम पे अटकी हुई थी। रैंक 7 के पीक बैटल स्ट्रेंथ का बंदा था। साउथर्न बॉर्डर में उससे रैंक 8 के नीचे, बस एक कदम नीचे माना जाता था और इसका नाम था ओल्ड ट्रीमैन बार्डे। कैसा नाम है इसका, बार्डे। बार्डे धीरे से बोला, लिटिल फैंग परेशान मत हो। अब लिटिल फैंग कौन है? ये बाकलैन का ही बंदा है। जो बाकलैन का एक बंदा बोलता है ना, तो बोला नहीं, बस अपने एक बंदे की तरफ देखा था और यहाँ पे जो बंदे की तरफ देखा उसका नाम था बार्डे। बार्डे और लिटिल फैंग दोनों बाकलैन के। अब देखते हैं, तो वो कहता है, लिटिल फैंग परेशान मत हो। क्वान क्लैन वीक हो सकता है, पर राइटियस फोर्सेस में वो क्लैन उनका बैक है। क्वान
सॉरी कुआन मैं कह देता हूँ, इसका नाम कुआओ है। अगर मैं कुआन और कुआओ दोनों कहूँ तो एक ही बात है, ठीक है? कुआन और वू क्लैन अलायंस मैरिजेस से जुड़े हुए हैं लाखों साल से। बा क्वान फेंग और वू क्लैन सुनते ही गुस्सा थोड़ा कम किया, फिर बोला, हुआ क्लैन राइटेस्ट पाथ है। वो पिछले हजारों साल से वो क्लैन के बोले में चल रहे हैं, यानी उनकी बात मानते हैं। वो सिर्फ वो क्लैन का कुत्ता बन के रह गए हैं। बा क्वान फेंग कहता है ये वो क्लैन बहुत ज्यादा ओवरबीरिंग है। क्लैन में 2 रैंक 8 गो इमोर्टल्स हैं, इसलिए डरे बिना चलते रहते हैं ये लोग। इस बार उन्होंने 6 और क्लैंस के साथ मिलकर ये ड्रीम रेलम यूज करके अपना इमोर्टल अपॉर्चुनिटीज बिजनेस चला दिया। बाकी जो 6 क्लैंस नहीं थे, उनके बारे में इनका क्या ख्याल है? ये जो सुपर गु फॉर्मेशन हम सब ने बनाया ना है, तो हम सब मतलब हम सब भी हिस्सा है हमारा भी। लेकिन ये देखो ये क्या कर रहा है। बारडे हंसा, कहता है लिटिल फैंग तुम सोच रहे हो सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए। बाकवान फैंग्स मतलब सोच को पकड़ लिया, उसका चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया। कहता है बॉस मैं क्या बोलूँ, यही मैं सोच रहा था। बारडे ने थोड़ा सा सर हिलाया और कहा, वो क्लैन के काम और क्लैंस को अट्रैक्ट करेंगे। आखिर अब हम समझ चुके हैं कि ड्रीम रेलम अभी एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है। इस मेथड से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, हमारे लिए भी अच्छा है। पर हमारी बा क्लैन ज्वाइन नहीं कर सकती। तो बा क्वान फैंग जो उसका चेला था वो कहता है क्यों सर? तो बारडे कहता है इसमें मतलब देखो डिसएडवांटेज भी है और मतलब कंसर्न्स भी है, यानी फ़ायदा और नाफ़ायदा भी है। क्या कहते हैं उस वर्ड को मैं भूल जाता हूँ बार-बार। वो बहुत ही कल्टीवेशन रिसोर्स ले रहा है, लेकिन बदले में हम उन पर एक पकड़ बना रहे हैं। फ्यूचर में जब डिस्प्यूट होगा, प्रूफ के साथ हम एडवांटेज में रहेंगे। जब ड्रीम रेलम स्प्लिट होगा, हम बड़ा हिस्सा लेंगे। लिटिल फैंग आगे देख, अभी ड्रीम रेलम को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, पर फ्यूचर में ये असली ट्रेज़र बनेगा। बारडे ने एकदम कहा, हाँ, सही बात है। अब इनकी बात बड़ी सिंपल थी। देखो, ये जो बारडे है और ये बंदा इतना ही समझाना चाह रहा है कि देख वो क्लैन ही इसके पीछे है। वो क्लैन और क्वाओ क्लैन जो भी है उसके अंडर आने वाले कुत्ते क्लैन वो सारे हैं और वो क्लैन मेन है। वो क्लैन ही इनके पीछे है। वो क्लैन ने ही ये लिटिल रैबिट वाला जो सीन कर रखा है कि पैसे दो अंदर घुसो वाला सीन कर रखा है। तो ये लोग यही कर रहे हैं। तो ये जो अच्छे वाले बंदे हैं जो ये भी लोग ये कर सकते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं कर रहे। तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे? इसने रीज़न सिंपल दिया है कि देखो, अगर हम ये जो वो क्लैन है इसकी तरह ये करेंगे, जो लिटिल रैबिट वाला सीन है इसकी तरह हम ये सब करेंगे, तो भाई क्या होगा? एंड में जाके हमें भी फिर क्या होगा, एंड में जाके बराबर हिस्सा बँटेगा। लेकिन नहीं, जब हिस्सा बाँटने की बात आएगी ना, तब हम बोलेंगे भाई तूने तो अपना बिज़नेस चलाया, तूने तो ये लिटिल रैबिट वाला सीन करा, पैसे दे के अंदर भेजा, तो भाई तू पकड़ ये छोटा वाला हिस्सा, हम रखेंगे बड़ा वाला हिस्सा। और तब ये वू क्लैन कुछ उँगली नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे राइटेस्ट पाथ के क्लैन हम सारे एक साइड आ जाएँगे और वू क्लैन अकेला हो जाएगा। है ना बढ़िया बात? और ये इसके कुत्ते भी कुछ नहीं कर पाएँगे वू क्लैन के, जैसे कुआओ क्लैन है, वो सब कुत्ते-वुत्ते नहीं कर पाएँगे। तभी बा क्वान फेंग गुस्से में कहता है, पर वू क्लैन इतने डोमिनेटिंग है, उसके पास 2 रैंक 8 है, हमारे पास तो सिर्फ 1 है। अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टैंस में रहेंगे तो हम तो उन्हें रोक ही नहीं पाएँगे अगर उन्होंने फ़ोर्स करा तो। तो बारडे मुस्कुराया, कहा कि मतलब तो है, मतलब भारी है तुम्हारा जो पॉइंट है, वज़न है उसमें। हम वो क्लैन को तुरंत रोक नहीं सकते, पर बाकी क्लैन्स क्या करेंगे? अगर वो क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर अब मरने के करीब है, वो क्लैन अब लंबी मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं जाएगा, अब उसका टाइम खत्म हो रहा है। सिर्फ़ 1 रैंक 8 बचा, तो क्या वो क्लैन फिर से नंबर 1 राइटेस्ट फ़ोर्स बन पाएगा? ना। बा क्वानफैंग आँखों में एकदम भाई चमक आ गई, तो कहता है, "तो क्या रूमर्स के हिसाब से वो क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर मर रहा है? लाइफ़ स्पैन खत्म हो रही है, वो सच है? इम्पॉसिबल लगता है, इतनी बड़ी फ़ोर्स है, लाइफ़ स्पैन गू का स्टॉक नहीं है क्या उनके पास?" बारडे ने कहा, "वो क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने जवानी में अलग लाइफ़ स्पैन एक्सटेंशन मेथड यूज़ किए थे, उसमें प्रॉब्लम रह गई। अब लाइफ़ स्पैन गू उसके लिए काम करें, यानी वो लाइफ़ स्पैन गू यूज़ ही नहीं कर सकता। उसकी डेथ से साउथर्न बॉर्डर का पूरा बैलेंस चेंज हो जाएगा। तब देखना, क्या वो क्लैन सिचुएशन कंट्रोल कर पाता है? हमारे क्लैन्स को स्ट्राइक का मौका मिलेगा। वैसे भी सालों से वो क्लैन ने ज़्यादा रिसोर्स घसीटे हैं अपनी तरफ, वो ज़्यादा फ़ायदा लेते हुए आया है, अब उसका टाइम जाने वाला है।"